हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम विद सच्चिदानंद में। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन की एक प्रॉपर्टी है जो कि वो शो करते हैं। तो बिना देरी के चले शुरू की करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसको हम लोग SN1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। मतलब आगे जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। ये अगर जो एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो ऐसे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं कि कौन से ऑर्डर के हो जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के। अगर जो मान लीजिए कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो वो वाले जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे सेकंड ऑर्डर होते हैं, जो कि हमें पढ़ना है इसके बाद वाले वीडियो में, SN2 रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल हैलाइड ले लूंगा, उसके अंदर मैं पानी डाल दूंगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया। कैसा अल्काइल हैलाइड लिया है? 3 डिग्री लिया है। मैंने जब उसके अंदर H2O डाला तो H2O किस में टूटता है? H+ में और OH- में। हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। इस न्यूक्लियो अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। न्यूक्लियोफाइल हेलोजन क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यहाँ के इस पानी के अंदर क्या मुझे मिल रहा है? H+ और OH-। OH- क्या न्यूक्लियोफाइल है? हाँ है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पानी के अंदर का जो H+, पानी किस में टूटेगा? H+ और OH- में। तो जो OH- है वो इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बना देगा? ROH, जो कि क्या होता है? अल्कोहल। ठीक है, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्काइल अल्कोहल, और साथ में क्या बना देता है? HX बना देता है। ठीक है, इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। मैं अच्छा है, एक चीज़ और है कि मैंने कैसा रिएक्शन, कैसा मेरा जो अल्काइल कैसा ग्रुप लिया है? अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री लिया है। ठीक है, क्यों लिया है वो भी आगे देखो, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों लिया है, जब इसके फैक्टर्स बताऊंगा कि इस पर डिफेक्ट करता है ये। तो मैंने क्या लिया है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया। 3 डिग्री कैसे पहचान रहा हूँ मैं? जो कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3। तो ये कैसा अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दूँ, क्या होगा? ये जो क्लोरीन है इसकी जगह पे OH आके जुड़ जाएगा, और जो H+ है उसके साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl बना देगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसे बन रहा है, चलिए देखते हैं। मैंने क्या लिया? CH3, तीन CH3 है, साथ में कार्बन, उसके साथ क्लोरीन। जब इसके अंदर मैं इसको एक H2O मतलब एक सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ। सॉल्वेंट क्या है मेरा? H2O। तो क्या होता है ना, CH3C+ बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। एक कार्बोकेटाइन बनता है, और Cl- इससे अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन, ये वाला जो स्टेप है, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन में 2 स्टेप है। ये वाला जो स्टेप है ये स्लोवेस्ट स्टेप है, इसलिए स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है? ये जो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, अब एक न्यूक्लियोफाइल निकल चुका है, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? इस जगह पे अटैक कर देगा। देखिए ध्यान से, वही CH3C+ मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? H2O। H2O क्या है? H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये होता क्या अभी ये इसके अंदर मैं बताऊंगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते क्या हैं। अभी के लिए देखिए, H2O कैसे निकलता है? H+ OH-। तो OH- है, यहाँ पे प्लस है, जाके इस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है वो कह रहा है ऑक्सीजन इधर पे अटैक कर रहा है। ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है अपने दोनों अपने लोन पेयर को देके, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन देके। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ है। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ से क्या निकला? H+ निकला, और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसके ऊपर से जो प्लस चार्ज है वो भी बढ़ गया, और क्या बना दिया? CH3 ठीक है, और साथ में क्या निकला? H+, और यहाँ वाला Cl- मिलकर क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अगर जो मैकेनिज्म समझ में आए तो कुछ बातें इस रिएक्शन के बारे में जानना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि इस रिएक्शन का जो रेट है, जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट क्या होता है कि मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी होगी।
तो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब आपका कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है। और आपको मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है। दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस बट डू नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है, मिथाइल शिफ्ट होता है, ये सब होता है। ठीक है। तो अगर जो रीअरेंजमेंट होने के बाद मान लीजिए कोई कार्बोकेटाइन बना जो 2 डिग्री है और रीअरेंजमेंट करने के बाद वो 3 डिग्री बना दे रहा है वो, लेकिन उससे उसके रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मान लीजिए कंपैरिजन करने बोला कि एक 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है और 2 डिग्री का बन रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है तो सब इसका रेट ज़्यादा होगा। और वो जो 2 डिग्री वाला है अगर जो उसके अंदर चांस है कि वो 3 डिग्री बना ले, फिर भी उसके रेट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऑर्डर अब हम लोग अभी भी वही लिखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा आपको, मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या थी, देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक वो सॉल्वेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल को, जो कि अल्काइल ग्रुप से सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे कि देखिए जब यहाँ पे Cl- निकला, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से Cl- निकला तो वापस चांस नहीं था कि ये वापस जाके कार्बन से जुड़ जाए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन हो रहा है, वापस चांस है कि क्या करे, कार्बन से जुड़ जाए। लेकिन ये जुड़ा क्यों नहीं? उसके पीछे का रीज़न ही है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे Cl- बनता है ना, ये H2O के अंदर बहुत सारे H+ घूम रहे। H+ क्या करता है, क्लोरीन को ऐसे चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है। इसी वजह से क्लोरीन को कोई चांस ही नहीं मिलता, या कार्बोकेटाइन को कोई चांस ही नहीं मिलता कि वो आपस से किससे जाके जुड़ जाए, क्लोरीन से जुड़ जाए। और अगले स्टेप में कौन आ जाता है, OH आता है और वो उससे जुड़ जाता है। ठीक है। H2O आता है, ये ऐसा मैकेनिज्म फॉलो होता है। चौथी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब इस रिएक्शन के अंदर से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। देखिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है। अच्छा देखिए ध्यान से, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो तोड़ना आसान होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब बनाने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। तो जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो एनर्जी देनी पड़ी होगी, लेकिन थोड़ी देनी पड़ी होगी। लेकिन ये बॉन्ड जब बना होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और जब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ, मेरा जो कार्बोकेटाइन है ना वो एक प्लेनर स्पीसीज है। प्लेनर स्पीसीज मतलब कैसे स्पीसीज है, ये प्लेनर स्पीसीज है। क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स हैं ना वो प्लेन पे हैं। ये जो 3 बॉन्ड है वो एक ही प्लेन पे है, और इसके पास जो ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, वो एक प्लेन से बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, एक प्लेन से बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। तो जो OH आके जुड़ रहा है, जो यहाँ से OH आके जुड़ रहा है, यहाँ पे OH जो आके जुड़ रहा है, या न्यूक्लियोफाइल जो आके जुड़ रही है, वो किस पोजीशन पे जुड़ेगी, या तो ऊपर जुड़ जाए या तो नीचे जुड़ जाए। तो अगर जो न्यूक्लियोफाइल आके ऊपर जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, और न्यूक्लियोफाइल आके नीचे जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है। रिटेंशन प्रोडक्ट लेस देन 50% बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मोर देन 50% बनता है। तो मतलब हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और जब किसी भी रिएक्शन के अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं तो उस रिएक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जो कार्बन है मेरा, ये जो मेरा कार्बन है, इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो चारों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो सारे अलग अलग डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट हो या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो। मतलब कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मतलब एक इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, चलिए देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का। मान लीजिए ओके
कुछ ऐसा सा कंपाउंड है, PH CH3 H और Cl, ठीक है, PH CH3 H और Cl। यहाँ पे एक कार्बन है। सबसे पहले चेक कीजिए कि ये कार्बन क्या सारे अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ फिनाइल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या ये कायरल कार्बन है? हाँ बिल्कुल कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। ये वाला जो कार्बन है कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। जब इसके अंदर मैं H2O डालूंगा तो आपको पता है कि ये क्लोरीन निकलेगा। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट करेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको मैं आपको और फर्दर ब्रेक करके दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ध्यान से समझिएगा। ये जो कार्बन है इसके साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक फिनाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब ये कार्बोकेटाइन बनाएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास क्या है? ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल्स है, एक ऊपर एक नीचे। असल में ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH, ये कहाँ पे अटैक करेगा? अब ये कहाँ पे अटैक करेगा? दो ऑप्शन है, या तो ऊपर कर दे और या तो नीचे कर दे। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर कर दे अटैक या तो नीचे कर दे। अगर जो अटैक स्टेप 2 में क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। अगर जो अटैक ऊपर किया, ध्यान से देखिए क्या बनेगा। अटैक ऊपर हो रहा है, मैं अब इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, PH है ऊपर अटैक, मतलब जहाँ पे क्लोरीन था वहीं पे जाके क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा, CH3 और H। और दूसरी तरफ से क्या हो सकता है कि अटैक कहाँ कर दे? नीचे कर दे। तो इसके अंदर क्या होगा? पोजीशन का शिफ्ट हो जाएगा कि ये जो PH है CH3 यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बन रहे। अब ध्यान से देखिए, जहाँ से क्लोरीन गया वहीं पे आके OH जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट। ये कैसा मेरा प्रोडक्ट है? इन्वर्जन। क्या हुआ? देखिए जहाँ Cl था उसके अपोजिट साइड में जाके जुड़ा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्जन, ठीक है। अब और एक चीज इसके अंदर देखनी है, R कन्फिग्रेशन और S कन्फिग्रेशन। अब ये क्या होती है? बहुत ईजी सी चीज है, देखिए ध्यान से। अगर जो यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें सब पहला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट कितना? ऑक्सीजन का वेट अराउंड होता है 16 ग्राम। इसके अंदर जो जुड़ा है वो है कार्बन। कार्बन का वेट होता है अराउंड 12 ग्राम। यहाँ वाले का भी वेट होगा 12 ग्राम और यहाँ पे है 1 ग्राम। तो एटॉमिक मास सबका चेक कीजिए कि कितना है, ठीक है। एटॉमिक मास के ऑर्डर को फॉलो कीजिए कि यहाँ से यहाँ जाके एटॉमिक मास कम हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। नीचे लिखता हूँ मैं, ये क्या फॉलो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर जो वेट्स को अरेंज करने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो हो रही है तो इस कन्फिग्रेशन को हम लोग बोलते हैं S कन्फिग्रेशन। चलिए यहाँ पे आते हैं। ऑक्सीजन 16, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन को, फिर फिनाइल को, फिर CH3 को, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है ये। इसके अंदर ऑक्सीजन का वेट सबसे ज़्यादा, तो नंबर 1 इसको, फिर इसके बाद कार्बन, फिर इसके बाद ये वाला कार्बन, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन। ये कैसा डायरेक्शन बन रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लेते हैं? R कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो R और S कन्फिग्रेशन बड़ी है, तो ये भी कैसा बना? एक रेसिमिक मिक्सचर बना। ये क्या बना? एक रेसिमिक मिक्सचर बना। एक और चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये दोनों रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है? मतलब अगर जो मैं मिरर इमेज क्या होता है? मतलब समझ लीजिए, जब मिरर के सामने इसको रखूँगा तो एग्जैक्ट यही चीज़ बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, मिरर के अंदर यही होता है ना, लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ दिखेगा, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ दिखेगा, तो मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो अगर जो दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं इनांशियोमर्स। दे आर कॉल्ड इनांशियोमर। इनांशियोमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के
मिरर इमेज है। ठीक है, तो अगर जो आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते किन फैक्टर्स पे SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शंस। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब कि भाई जो मेरा अल्काइल हैलाइड है क्या वो 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। अगर जो मेरा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होगा तो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो जो मेरा कंपाउंड है वो क्या चाहेगा कि ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है या फिर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो निकल जाए, जिससे कार्बोकेटाइन बने, क्योंकि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑर्डर फॉलो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। मैं इस तरफ का मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा आप, और भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन सारे नहीं करा रहा मैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। जैसे एक इजी सा पहले लेते हैं, एक ही लेता हूँ मैं, इजी का अच्छा सा ले लेता हूँ, डायरेक्ट आपको समझा दूंगा उसी के अंदर। क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, CH3 CH3Cl। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये वाला जो क्लोरीन है वो ऐसे के साथ जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा अल्काइल हैलाइड हो गया 1 डिग्री, सॉरी ये कैसा अल्काइल हैलाइड हो गया 1 डिग्री। और ये वाला जो है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा अल्काइल हैलाइड हो गया है 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कौन SN1 ज़्यादा तेज देगा, कौन SN1 रिएक्शन जल्दी करवाएगा? SN1 रिएक्शन जल्दी ये करवाएगा। ठीक है, अब इसी में मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये CH ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा रिएक्शन है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो अब जो ये कंपाउंड है, इसके अंदर ये वाला जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा अल्काइल हैलाइड है 2 डिग्री। ये कैसा अल्काइल हैलाइड है 2 डिग्री। अब कौन ज़्यादा रिएक्शन SN1 रिएक्शन जल्दी देगा, ये कैसे पता चलेगा हमें? इस बॉन्ड को तोड़िए तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड को तोड़ने पे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब चेक कीजिए कि ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या चांस है करने का? रेजोनेंस। रेजोनेंस करने से क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। तो कौन जल्दी SN1 रिएक्शन देगा? ये जल्दी SN1 रिएक्शन देगा। क्योंकि मतलब SN1 रिएक्शन क्यों ये जल्दी दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर जो ये वाला बॉन्ड टूटता है तो स्टेबिलिटी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी कौन तोड़ेगा? ये तोड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने पे क्या हो रहा है, इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जा रही है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जा रही है यहाँ से, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला जो फैक्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब ये जो यहाँ से निकल रहा है मेरा, मतलब ये जो क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप के नेचर पे कैसे समझते, देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। ये 3 है मेरे पास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कौन आसानी से निकल जाएगा, कौन सा हेलोजन आसानी से निकल जाएगा, या RF भी ले लेता हूँ मैं, चलिए। कौन सा हेलोजन आसानी से निकल जाएगा, ABCD। भाई देखिए, आयोडीन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है तो वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा इसमें। फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, मतलब साइज पे डिपेंड कर रहा है लिविंग ग्रुप के। तो ऑर्डर क्या आएगा, जो जितना आसानी से निकल जाएगा उतना ही जल्दी SN1 रिएक्शन को देगा। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या बनेगा, ABCD। ठीक है। तीसरी चीज़ है सॉल्वेंट। जो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, क्या पोलर प्रोटिक के अलावा कोई सॉल्वेंट ले सकते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो आगे आएगा SN2 के अंदर। तो हमें सिर्फ कैसा सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन कौन से होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं H2O। H2O बहुत ही अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। उसके बाद आता है C2H5OH, और उसके बाद आता है मेरा CH3COOH। हम ये तीन ही सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है H2O, फिर उसके बहुत बाद C2H5OH, फिर उसके बाद CH3COOH। तो इन फैक्टर्स पे SN1 रिएक्शंस डिपेंड करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।